हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं काश स्वागत करता हूँ। उम्मीद है दोस्त मेरे बच्चे सब अच्छे होंगे। मैं आपको बता दूं कि देखिए क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट अम्ल क्षार और लवण की सबसे बेस्ट क्लास आपको लेकर आए हो मेरे प्यारे दोस्त। इस वीडियो को आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा, पूरा का पूरा आपको का होगा समझ में आपको आ जाएगा। चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ध्यान से एकदम धीरे धीरे पूरा पढ़ेंगे मेरे दोस्त। देखिए आप क्या कीजिए कि जब भी आप मेरा लेक्चर देखिएगा तो आप अपना कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा और इसी के आधार पर आपको मैं क्या करूँगा, मैं इसी के आधार पर मैं आपसे क्या करूँगा, आपसे सीबीएसई का क्वेश्चन आपसे बनाऊँगा और सीबीएसई का पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। मेरे दोस्त मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप मेरा लेक्चर अटेंड कीजिएगा आपको कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, पूरे के पूरे नोट्स को बेटा क्या करना, आपको लिख जाना है, ठीक है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अध्याय 2 अम्ल क्षार और पूरा का पूरा मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा हिंदी, पूरा का पूरा डिट्टो हिंदी में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। देखिए अम्ल ये हमारे पास क्या है कि हम लोग बेसिक, देखो बेसिक हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, बेसिक पढ़े हुए हैं कि मतलब अम्ल क्षार और लवण में क्या होता है कि देखिए मेरे दोस्त की अम्ल क्या होता है, स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, क्षार क्या होता है, कड़वा होता है, और लवण का तो बात ही अलग है। इसमें क्या है कि देखो अम्ल के कुछ विशेषता हमारे पास, ये क्या है मेरे पास डायग्राम है कि अम्ल और क्षार और लवण तीनों का बात है, अम्ल क्षार और लवण। तो अम्ल का जो भौतिक गुण, देखो अम्ल का क्या होता है, भौतिक गुण भी होता है, रासायनिक गुण भी होता है। क्षार का क्या होता है, भौतिक गुण भी होता है और क्या होता है, रासायनिक गुण होता है। अम्ल का भौतिक गुण रासायनिक गुण होता है, क्षार का भौतिक गुण रासायनिक गुण होता है। अम्ल जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे तुम्हारे पास हो गया आंवला हो गया, अचार हो गया, मैंगो हो गया, कच्चा आम हो गया, इसको क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अम्ल पहचानने की 4 विधि होती है। जो स्वाद में कड़वा होता है उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ये लाल लिटमस को नीला करता है, ये नीले को लाल करता है, ये लाल को नीला करता है। ये जलीय विलयन में OH- आयन देता है और ये जलीय विलयन में विद्युत का क्या करता है, चालन करता है, और ये भी जलीय विलयन विद्युत का करता है, चालन करता है। मेरे दोस्त ये सब हमारे पास डायग्राम, इसको देखते चलिएगा, ठीक है ना। और यहीं से आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आपका एक डायग्राम है जो आपका पूरे का समझा रखा है, इतना होता है। लेकिन हम अंदर जाएंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। अभी धातु के साथ अभिक्रिया करके हमेशा क्या करता है, H2 गैस, कौन सा गैस निकलता है, H2 गैस निकलता है। और धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस बनता है। और कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या करता है, जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ये अम्ल की बात है। क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस निकालता है और अम्ल बेटा धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस निकालता है। क्षार अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। और क्षार अम्ल और लवण pH स्केल के आधार पर वर्गीकरण करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे होता है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आइए चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें कुछ नीचे कुछ बातें होगा, मैं आपको बता दूं पहले। देखिए कुछ लवणों का नाम यहाँ पे देखिएगा ध्यान से मेरे दोस्त। ये जो बेटा आपको बता दूं, ये कुछ लवणों का नाम देखिएगा। कुछ लवण जैसे साधारण नमक, देखो साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। क्या होता है, NaCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी जब क्या करते हैं NaCl में, जब NaCl में आप 2 मोल H2O डाल दोगे तो मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको बता दूं कि Na पर क्या होता है प्लस और Cl पर माइनस, इस पे क्या होगा H+ का होता है और OH का होता है माइनस में टूट जाता है। तो ये माइनस क्या होगा, इसके साथ क्या बनेगा, NaOH का बनेगा, NaOH बन जाएगा। और प्लस में क्या बनेगा मेरे पास, लास्ट में क्या बनेगा, H2 गैस का होगा मेरे पास। ये Cl2 गैस और H2 गैस का होगा, बाहर हो जाएगा। H2 गैस का होगा, बाहर बन जाएगा। ये क्या होगा, 2 गैस बन जाएगा। ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये लवण है बेटा, का ये लवण NaCl लवण है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लवण है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिएगा यहाँ भी कुछ लवण के नाम आपको दिखाता हूँ मेरे दोस्त। देखिएगा लवण का नाम, भ्रंजक चूर्ण। देखिएगा भ्रंजक चूर्ण क्या होता है, जैसे देखो CaOCl2 का बोलते हैं, भ्रंजक चूर्ण बोलते हैं। ये का इसी को बेटा बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है मेरे पास, NH4Cl। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, NH4Cl होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का सूत्र NH4Cl होता है। धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, Na2CO3
इंटू 10H2O होता है, किसका सूत्र होता है बेटा, धावन सोडा का सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है मेरे पास, CaSO4 इंटू 1/2H2O। क्या होता है बेटा, CaSO4 इंटू 1/2H2, इसको बेटा बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और जिप्सम क्या होता है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है मेरे पास, CaSO4 इंटू 2, इसको बेटा बोलते हैं जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिप्सम। जिप्सम जिप्सम एक बार क्लास को देख लीजिएगा मेरे दोस्त, कभी भी देखने की आपको बेटा जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आगे बताए तो मैं चल गया। आइए अब हम पढ़ेंगे बेटा अम्ल के बारे में। मेरे दोस्त यहाँ पे कहा है बेटा अम्ल, ये है मेरे पास अम्ल है। अम्ल क्या होता है देखिएगा ध्यान से, अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं। बताओ स्वाद में खट्टे क्या क्या होते हैं, आपको पता होगा, आपके घर में आता है, हर जगह आता है, मार्केट में होता है, बताऊंगा नहीं, आप लोग को पता होगा, ठीक है। ये नीले लिटमस को लाल रंग में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है, नीले लिटमस को लाल करता है, उससे अम्ल कहते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है, हमेशा एसिड का पहचान होता है जो H+ आयन देता है। मेरे दोस्त इस चीज़ को याद रखिएगा, जो H+ आयन देता है, यानी हमारे पास जैसे HCl होगा, HCl H+ और Cl मैच, देखो यहाँ पे जहाँ से H+ आयन मिला वो हमारा एसिड बन गया, H2SO4 है, H+ और SO4 -2। आगे देखिएगा HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ये भी क्या होगा, H+ बनता है और NO3 -1 बन जाता है, ये बनता है। यानी ये क्या होता है, देखो एसिड, यानी एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया जिसका अर्थ होता है खट्टा, एसिडस होता है। एसिड शब्द कहाँ से लिया गया बेटा, लैटिन भाषा से लिया गया, इसका अर्थ होता है खट्टा, यानी एसिडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिडस बोलते हैं, याद रखिएगा। प्रबल अम्ल बेटा दो प्रकार का, एक होता प्रबल अम्ल होता है, एक होता दुर्बल। प्रबल अम्ल में आपका आएगा बेटा यही आता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, H2SO4 आता है और आपका HNO3 आता है। और दुर्बल अम्ल में आपका आता है जिसको नाम होता है बेटा, क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है और ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ये तीन आपका आता है, किसमें, दुर्बल अम्ल में आता है, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और एक्जेलिक अम्ल। सांद्र अम्ल, जिसमें देखो सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, ये आप एक नया बात आपको मिलेगा, सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें वैसे अम्ल जिसमें बेटा जल की अम्ल की मात्रा ज्यादा होता है और पानी की मात्रा कम होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सांद्र अम्ल बोलते हैं। तनु अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें बेटा अल्प मात्रा में क्या होता है, जिसमें अम्ल बेटा क्या होता है, कम होता है और पानी ज्यादा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, तनु अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तनु अम्ल बोलते हैं। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें बेटा अम्ल ज्यादा पानी कम, अम्ल ज्यादा पानी कम। और तनु अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें अम्ल कम और पानी ज्यादा होता है, उसे क्या होता है, तनु अम्ल कहते हैं। अब देखो क्षार की कहानी पढ़ेंगे, क्षार क्या होता है देखिएगा। क्षार पूरा क्लियर दिख रहा है, कहीं दिक्कत, पूरा क्लियर है, देखिए क्षार बेस, ये स्वाद में क्या होता, कड़वे होते हैं। वो स्वाद में क्या था, खट्टा था, और इस स्वाद में क्या है, कड़वे होते हैं। और छूने में साबुन जैसे होता है, कैसे साबुन जैसे होता है, कैसे साबुन जैसा होता है। ये लाल लिटमस को नीला करता है, वो नीले लिटमस को लाल करता था, याद रखिएगा मेरे दोस्त। ये जलीय विलयन में OH- आयन देता और OH+ आयन देता था। इसमें क्या होता, NaOH, KOAH और CaOH, ये सब के सब का तो अम्ल होता है, और NH4O, जिसके लास्ट में OH होता है, वो सब के सब अम्ल देता है। जिससे मान के चलो मेरे पास क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको थोड़े क्या होगा, Na+ में और OH- आयन में टूट जाता है। उसके बाद KOH है, यानी क्या होगा, K+ में होगा और OH- आयन में हो जाएगा। मेरे पास CaOH होल ट्वाइस है, यानी क्या होगा, Ca+ में हो जाएगा और OH- का होगा होल माइनस में आ जाएगा। मेरे दोस्त ये देखो, सब में आप देखिएगा ध्यान से, OH मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। क्षार दो प्रकार का होता है बेटा, प्रबल अम्ल NaOH, KOH और COH, और दुर्बल अम्ल का होता है NH4OH होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का होता है, अमोनियम, इसका नाम होता है अमोनियम। क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। का होता है बेटा, हाइड्रोक्साइड होता है, इसको याद रखिएगा। क्षार क्या होता है, क्षार जल में घुलनशील क्षार को क्षार कहते हैं। क्षार किसे कहते हैं बेटा, तो जो जल में घुलनशील हो जाए तो उसे क्षार कहते हैं। जैसे NaOH, ये सब क्या है बेटा, क्षार है। KOH, MgOH होल्ड, सबका है, क्षार है। लवण, अब यहाँ से पढ़ेंगे बेटा लवण के बारे में। ये क्या है बेटा, लवण के बारे में, ठीक है। अम्ल आपका खत्म है, लवण के बारे में आते, देखिए ये लवण क्या होता है। लवण क्या होता है, देखिए लवण अम्ल और क्षार से परस्पर अभिक्रिया करके बेटा क्या बनाते हैं बेटा,
लवण बनाता है। क्या होता है? जल बनाता है। अम्ल और क्षार सब क्रिया करता है, उसी को क्या बोलते हैं? हम लवण बोलते हैं। अम्ल और क्षार सब क्रिया जो करते हैं उसका लवण कहते हैं। उदाहरण जैसे NaCl KCl, NaCl और KCl, NaCl और क्या होता है मेरे पास KCl, इसको क्या बोलते हैं बेटा? लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचक इंडिकेटर किसी है? सूचक किसी दिए गए विलयनों में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को मापने के लिए किसको उपयोग करते हैं? सूचक का उपयोग करते हैं। और वो बताता है, सूचक ही डालने से पता चल जाता है। अरे नहीं होता, जैसे हम लोग कुछ जैसे क्रियाकलाप करते हैं, एक बूंद डाल कर चेक करते डालते हैं तो कलर बदल जाता है, समझते कलर से पता लगा लेते हैं, अरे इस रंग का तो मतलब ये दवाई बनेगी। वैसे ही ये बेटा सूचक इंडिकेटर का मतलब होता है कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है। इसका रंग या गंध अम्लता या क्षारक को बदल देता है, यानी और इसके रंग से और गंध से पता लगा लेते हैं कि वो विलयन बेटा वो विलयन या वो सब्सटेंस या अम्ल या क्षार है। जैसे सूचक को डालेंगे तो आपको अम्ल और क्षार की पता चल जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। आइए बेटा नेक्स्ट स्टेप पे स्टार्ट करते हैं। सूचक बेटा देखो, सूचक जो होता है हमारे पास कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सूचक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा। आप बता देते हैं, यहाँ से देखिएगा, पूरा क्लियर पूरा दिख रहा है इसमें ना? सूचक जो होता है वो कितना होता है? 3 प्रकार का होता है, पूरा कहीं ब्लर नहीं है, ठीक है? देखिए, एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है आपका कृत्रिम सूचक, और एक होता है आपका गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक ये पौधे में पाए जाते हैं, ये पौधे में पाए जाते हैं। ये लाल लाल जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया का पौधे, फूल, हरी 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 जो होता है, जैसे इसको इसको हल्दी होगा, हल्दी हल्दी यहाँ पे, जिसे देखिए बड़े प्राकृतिक में आपको मिलेगा, ये पौधे में पाए जाते हैं बेटा, ये लिटमस होता है, ये लाल पत्ता गोभी में पाया जाता है, ये हाइड्रेंजिया के फूल में पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। कृत्रिम बेटा, कृत्रिम बेटा संश्लेषित सूचक में क्या होता है? ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फेथलीन से बेटा बने होते हैं। ये बने होते हैं मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फेथलीन से क्या होता है? बने होते हैं। यानी इसमें ये बेटा सूचक पाई जाती है। यानी हम इस सूचक को पता जब लगाएंगे तो हमने बनाया मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फेथलीन बनाया इसमें। गंधीय सूचक में इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। जब ये कहता गंधीय सूचक में कहते हो अम्ल और क्षार की तरफ महकता है। जैसे देखो वनीला का प्याज, लौंग का तेल, देखो आप देखोगे तो बेटा अजीब सा क्या होता है बेटा? महकता रहता है। इस चीज़ को याद है, वो महकता रहता है, इसलिए हमको उसके गंध से पता लगाते हैं अम्लीय की क्षारीय है। अब देखो यहाँ से तुमको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? देखिए पहला बात याद रखिएगा, देखिएगा प्राकृतिक सूचक क्या क्या होता है? देखिएगा लिटमस होता है, लाल पत्ता गोभी होता और हल्दी होता और एक हाइड्रेंजिया के फूल का रस। ये 3 जो हमारे पास 4 जो दिख रहा है आपको, लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी और हाइड्रेंजिया का जो फूल होता है, ये क्या होता है? प्राकृतिक सूचक होता है। लाल लिटमस को लिटमस को बेटा हम अगर बेटा कहाँ अम्ल में डालते तो कैसे होता? लाल होता है। और अगर लिटमस को बेटा इसी को बेटा लिटमस को अगर बेटा क्षार में डालते कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। याद कर लीजिए कलर को। अगर इसी सूचक को बेटा लाल पत्ता गोभी को अगर अम्ल में डालते तो लाल होगा, और इसी को बेटा अगर क्षार में डालेंगे तो कैसा होगा? हरा होगा। अगर हल्दी को बेटा अगर हम हल्दी को अम्ल में डालेंगे तो कैसा होगा? कोई बदलाव नहीं होता है, कलर नहीं बदलता। अगर इसी हल्दी को हम बेटा कहाँ क्षार में डालेंगे तो कैसा होगा? लाल। कैसा होता है? लाल हो जाता है। हाइड्रेंजिया के फूल का रस अगर हम क्या करते हैं? अम्ल में डालते हैं तो कैसा होगा? नीला। अगर इसी हाइड्रेंजिया के फूल का रस को अगर बेटा कहाँ डालें? बेटा क्षार में डालेंगे तो कैसा होगा? गुलाबी। कैसा होगा? गुलाबी हो जाएगा। कैसा होगा? गुलाबी हो जाएगा। तो 4 चीज आपको याद रखना है प्राकृतिक सूचक बेटा, लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी और बेटा हाइड्रेंजिया के फूल का रस। कृत्रिम सूचक जो हमने बनाया उसका नाम है फिनोल्फेथलीन और मेथिल ऑरेंज। फिनोल्फेथलीन को अगर बेटा क्या होता है? अम्ल में डालते तो कैसा होता है? रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। और इसी को बेटा अगर हम क्षार में डालते हैं तो गुलाबी बनता है। अगर सूचक अगर मेथिल ऑरेंज को अगर अम्ल में डालेंगे तो कैसा? लाल होता है। अगर इसी मेथिल ऑरेंज को अगर हम किसी में डालेंगे क्षार में, कैसा होता है? पीला। कैसा होता है? पीला होता है। इस बात को याद रखिए। मैं आपको बता दूं एक और बात की, देखिए ये जो कुछ ऐसा बेटा चैप्टर है जिसमें बेटा क्या करने वाला है? आपको एक्सपेरिमेंट करने वाला चैप्टर है ये। बट आप जितना बताए उतना बेटा पढ़िएगा, पेपर उतना उसके लिए उतना लिए आपका काफ़ी है, ठीक है ना? गंधीय सूचक में देखा होता है प्याज का रस, वैनिला और
लौंग का तेल, अगर प्याज के रस को अगर हम अम्ल में डालेंगे तो तीखी गंध, यानी बहुत खतरनाक महकता है बेटा, हम खाना नहीं खा पाएंगे, बदबू बहुत खतरनाक देता है। और इसी प्याज के रस को अगर बेटा हम छार में डालते हैं तो कोई गंध बेटा नहीं देता है। अगर वैनिला को अगर अम्ल में डालते हैं तो समान बेटा जिस तरह महकता है सेम वैसे ही महंगे, समान गंध रहेगा। और इसी पौधे इसी वैनिला को अगर छार में डालेंगे तो कोई गंध नहीं देता है। लौंग के तेल को अगर लौंग के तेल को अम्ल में डालेंगे तो बेटा समान गंध होता है, इसे लौंग महकता, जैसे लौंग महकता है, जैसे लौंग का खुशबू आते है वैसे ही रहेगा। अगर इसको छार में डालेंगे तो कोई गंध बेटा नहीं होता है। ये था बेटा हमारे पास अम्ल के बारे में कहानी जो आपको आपने देखा। और अगर आपको अच्छा लगे तो बेटा एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। आपके नीचे अब आपको बताए थे कि जिसका भी आपको वीडियो देखना है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से क्या कीजिएगा देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अम्लता व क्षार के रासायनिक गुण क्या होता है, देखिएगा धातु के साथ अभिक्रिया किसके बेटा, एक तो अम्ल का अभिक्रिया, एक तो क्षार का अभिक्रिया। एक अम्ल का अभिक्रिया एक तो क्षार का अभिक्रिया करेंगे धातु के साथ। देखिएगा धातु जब भी बेटा अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, का लवण और हाइड्रोजन गैस निकालता है। किसी भी धातु जैसे मेरे पास 2HCl हो गया, HCl, अब HCl को क्या होता है बेटा, यहाँ देखिएगा HCl का होता है बेटा H प्लस होगा और Cl का होगा माइनस होता है, और Zn पे का होता है प्लस होता है। ये इसके साथ क्या होगा, ये Cl इसके साथ चला जाएगा माइनस के साथ, तो क्या बन जाएगा मेरे पास ZnCl2, क्या बन जाएगा ZnCl2 बन जाएगा, और H बच एक बच गया हाइड्रोजन जो बाहर निकल। इसी तरह बेटा 2HCl के साथ 2HCl ले लीजिए और इसके साथ क्या डाल दीजिए, आप Na डाल दीजिए, Na डाल दीजिए, सेम बनाइए, क्या बनेगा 2NaCl, 2NaCl, यहाँ पर 2NaCl प्लस यहाँ से कहीं H2 गैस निकाल दीजिए, H2 गैस निकाल दीजिए। ऐसे ही आप 2HCl लीजिए, डालते चलिए, आप यहाँ पे काले पोटेशियम काले K2 क्या बनेगा 2KCl का 2KCl, आप प्लस में का H2 गैस निकलेगा। मेरे दोस्त इस चीज़ को बना लीजिएगा आराम से, ठीक है ना। ये हमारे बनता अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो जो क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, जिसे क्षार, तो क्षार जब किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस सेम बेटा प्रोसेस होता है। क्षार का मतलब NaOH, जैसे मेरे को समझा रखा है यहाँ पे, जैसे 2 मोल NaOH है, और इसी को अगर हम बेटा किसी के साथ धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मेरे दोस्त Na पर का होता है प्लस होता है, और OH पर का होता है माइनस होता है, और इस पर का होता है प्लस होता है। तो ये माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा तब बन जाएगा इसके साथ जुड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, मैं एक आग बता दूँ, ये प्लस माइनस होता है और इसके साथ क्या होता है, मुझे हाइड्रोजन गैस निकालना है। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन गैस को स्प्लिट करेंगे, हाइड्रोजन गैस को स्प्लिट करेंगे तो ZnO इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन गैस का होगा बाहर निकल। इसी को बेटा बोलते हैं सोडियम जिंकेट, क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। अगर मान के चलो यहाँ पे 2NaOH को साथ, अगर मैं यहाँ के साथ बेटा M का जोड़ दूँ, मैं Mg जोड़ दूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा बताइए फटाफट, क्या बनेगा N2MgO2, Mt इंटू OG बन जाए, और H2 का होगा तुम्हारे पास। तो इसको बेटा बोलेंगे मैग्नीशियम जिंकेट, क्या बोलेंगे मैग्नीशियम जिंकेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा मैग्नीशियम जिंकेट बोल देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे सोडियम था और यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, अरे मैग्नीशियम जिंकेट, यहाँ पे क्या होगा मैग्नीशियम, मेरे पास का सोडियम था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या मेरे पास सोडियम था Na हो जाएगा, Na सोडियम Na2, और उसके बाद क्या है Mg, Na2Mg, ये बन जाएगा Na2MgO2 बन जाएगा, ठीक है ना। सेम आगे चल जगह होता तो मैं और बताता, मैं जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बता देंगे। देखिएगा अब देखिए पंप टेस्ट क्या होता है, देखिए पंप टेस्ट क्या होता है। हाइड्रोजन गैस से निहित प्रखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, जब ये हाइड्रोजन गैस से निहित प्रखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती को लाई जाती है तो पंप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन को उपस्थित में दर्शाने के प्रयोग करते हैं। इसके मतलब आपके पास में जिससे आप इसका एक आपका एक्टिविटी आता है, एक्टिविटी जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपके इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कैसे उसका गैस निकलता, आवाज़ कैसे करता है, एक्टिविटी में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। आगे चलता हूँ मैं नेक्स्ट में। यहाँ देखिएगा धातु कार्बोनेट के बारे में, धातु कार्बोनेट के बारे में देखिए, धातु कार्बोनेट होता है क्या, देखिएगा धातु कार्बोनेट पूरा क्लियर है सिर्फ, चलिए याद रखिए बेटा धातु कार्बोनेट, देखिए धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के अभिक्रिया क्या होता है मेरे प्यारे। सबसे पहले समझने के धातु कार्बोनेट होता क्या है। देखो धातु कार्बोनेट का मतलब इसके साथ कार्बन CO3 उपस्थित हो, जैसे देखो ये हो गया धातु कार्बोनेट। यानी देखो धातु कार्बोनेट का मतलब होता है धातु कार्बोनेट का मतलब क्या होता है देखिएगा, यानी क्या होगा यहाँ पे M मेटल CO3
इसको बेटा बोलते हैं धातु कार्बोनेट बोलते हैं। और मेटल कार्बोनेट का मतलब होता है बेटा धातु बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट इसका मतलब होता है क्या होता है MnHCO3। इसको बेटा इसके साथ H लगा दो, इसको बेटा बोलते हैं मेटल बाई कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? मेटल बाई कार्बोनेट बोलते हैं, H रहेगा। देखिए अगर अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है लवण और CO2 गैस और जल बनाता है, बस इसको याद रखिएगा। देखो जब मैंने अम्ल HCl लिया और इसके साथ Na2CO3 डाला तो क्या बन, NaCl बन गया, लवण बन गया, CO2 बन गया और क्या बन गया? H2O बन गया। क्या बन गया? H2O बन गया। आप इसको एक और मैं एग्जांपल आपको देता, आप इसको बनाइएगा। जिससे मेरे को 2 मोल HCl है और यहाँ पे मैं देता हूँ मैं MgCO मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसको बनाकर आप कमेंट कीजिएगा 2 MgCO3। इसको बनाइएगा, इसका आंसर कितना आएगा? ठीक है ना। देखिए अम्ल धातु बाई कार्बोनेट से जब क्रिया करते तो क्या होता है? लवण CO2 और क्या होता है? जल बना। जैसे हमारे को HCl हो गया और धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया करेगा सेम प्रोसेस बनेगा NaCl CO2 और H2। मानिए दोनों में बेटा क्या होगा? रिएक्शन बेटा क्या होगा? समान होगा, चाहे धातु कार्बोनेट हो या धातु बाई। इस दोनों में बेटा अभिक्रिया क्या होगा? बेटा समान का होगा, समान होता है, समान होता है बेटा। क्षार के साथ धातु कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट का अभिक्रिया नहीं होता। इसके साथ धातु के, इसके क्षार के साथ धातु कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया नहीं होती। इसको बात याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए CO2 का जांच कैसे करेंगे याद रखिएगा, ठीक है। CO2 का जांच हम कैसे करेंगे, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। CO2 का जांच देखिए, CO2 का जांच उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूना का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी कब दूधिया हो जाता है? कब दूधिया होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पहले समझ लीजिए, तब मैं आपको आगे बढ़ा। देखिए दूधिया कब होता है, देखिएगा। देखो मेरे पास, मान के चलो मेरे पास क्या सोडियम बाई का, मैं जब जाता हूँ मार्केट 10 CaO लेता हूँ, इसको लाता हूँ पानी में डालता हूँ तो क्या बनेगा? CaOH होल ट्वाइस बनता है। तो ये था बिना बुझा चूना, ये था बिना बुझा चूना, ये बन गया तुम्हारा बुझा हुआ। जो क्या बन गई? बुझा हुआ चूना बन गया। इसी CaOH को CH2 को हटाएंगे और दीवार पर जब लगाते हैं, इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब लगता है तो बनेगा COCO3 का होता बन जाता है। यानी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इसके साथ ही ये रिएक्शन ये बताता है। और इसी के साथ हमारे पास CO2 गैस है जो बाहर निकलती है। मैं बता देता हूँ आपको रिएक्शन समझ। देखिए CaOH से जब इसको क्या करेंगे, मतलब जब क्या करेंगे, इसके हम क्या करेंगे? CO2 जब देंगे तो क्या होगा? CaCO3 बनता है और H2O का होता है बेटा बाहर निकलता है। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में क्या होगा? बाहर निकलेगा। और ये कैसा होता है? सफ़ेद अवक्षेप। कैसा सफ़ेद अवक्षेप? कहते सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद। अरे भाई चूना जब चमकता है तो कैसे? सफ़ेद ही तो होता है। ये कैसा होता है मेरे दोस्त? का होता है सफ़ेद होता है। कैसा सफ़ेद होता है? सफ़ेद अवक्षेप होता है। सफ़ेद का होता है अवक्षेप होता है। और देखो जब भी आप कैल्शियम इसका मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब हम चूना का कार्बन डाइऑक्साइड जब पड़ता है तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कैसा सफ़ेद होता है उससे क्या होता है? H2O का होता है बाहर निकल जाता है। और अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर, जब हम ज़्यादा मात्रा में CO2 प्रवाहित करते हैं तो इसमें CO में तो हमारा क्या बनता है बेटा? जल में घुलनशील का होता है बेटा? हमारा क्या बनता है? ये जल में घुलनशील का होता है। ये कैल्शियम हाइड्रोजन बाई कैल्शियम बाई क्या बनता है? कैल्शियम बाई कार्बन का होता है कार्बोनेट बन जाता है। यानी कहने का मतलब है ये कहा है CaCO3 है और इसके साथ H2 हम डालेंगे। H2 के साथ हम CO2 जब डालेंगे जिसका रिएक्शन कहते हैं CaHCO3 और ये होता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट का होता है बन जाता है, जो जल में का होता है घुलनशील होता है। पूछते बेटा जल में घुलनशील का होता है घुलनशील हो जाता है, ठीक है ना। CO2 का जांच ऐसे होता है। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना? कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना? सफ़ेद होता है। पूरा क्लियर हो गया, कहीं दिक्कत ना है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अम्ल क्षार के परस्पर अभिक्रिया ध्यान दीजिएगा। अम्ल क्षार के परस्पर अभिक्रिया में आगे बढ़ता हूँ तब पता चलेगा आपको। चलिए अम्ल क्षार के परस्पर अभिक्रिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अम्ल क्षार के परस्पर अभिक्रिया क्या होता है? देखिएगा अम्ल जब जब क्षार अभिक्रिया करता है तो बेटा क्या होता है? लवण और क्या होता है? जल बनाता है। इस बात को याद रखिएगा, लवण और जल बनाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे? जब अम्ल तथा क्षार प्रेषित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल
का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। सीधा याद रखिएगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यानी अम्ल और क्षार, अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। उसे उदासीनीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे उदासीनीकरण कहते हैं। इसको मत याद कीजिएगा, उसे ये भी याद कर लीजिए, उदासीनीकरण। अगर बच्चा तेज होगा तो याद कर, अगर बच्चा जो स्लो होगा तो इसको पढ़े ना। उदासीनीकरण क्रिया किससे कहते हैं? जैसे NaOH, ये क्या होगा? मेरे पास अम्ल हो गया। ये क्या होगा? मेरे पास क्या होगा? क्षार। क्या हो गया? ये क्षार हो गया। ये क्या हो गया? क्षार हो गया। जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? NaCl क्या बनेगा? लवण। क्या बन गया? लवण बना दिया। मेरे दोस्त इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा? हमारे पास जल हो गया। अब आते हैं बेटा हम आगे बढ़ते हैं। pH मान के आगे बढ़ेंगे तो कुछ पता चलेगा कि क्या क्या पढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से देखिए, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार, जो अम्लीय लवण प्लस जल, जो अम्लीय लवण बनाता है, क्या अम्लीय लवण बनाता है? याद रखिएगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जो मिलता है तो क्या अम्लीय लवण बनाता है? दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार मिलता है तो क्या क्षारीय लवण बनाता है। आप प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलता है तो उदासीन लवण बनाता है, और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलता है उदासीन लवण बनाता है। याद रखिएगा देखिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलेगा तो अम्लीय लवण बनाता है, जो इसका pH मान का होता है 7 से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है बेटा? कम होता है। और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार मिलता है क्षारीय लवण बनाता है, जो इसका pH मान का 7 से क्या होता है? अधिक होता है। ये होता है जी, 7 बड़ा हो गया। और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, जहाँ भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार रहेगा तो वहाँ पर हमेशा उदासीनीकरण, जिसका pH मान कितना होगा? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार भी मिला हो तभी इसका pH मान कैसा होगा? pH मान कितना होगा? 7, यानी कितना उदासीन होता है। तो जिस विलयन का pH मान 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? ये उदासीन होता है। यानी जल का pH मान कितना होता है? जल का pH मान, तो जल का pH कितना होता है? 7। कितना होगा? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। पूरा बात क्लियर हो गया? आगे बढ़ता हूँ, ओके, देखते रहना। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा एक बात है कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों का क्रिया कैसे। देखो, धात्विक ऑक्साइड यानी कोई भी मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन हो, देखो जैसे ये हो गया मेटल, ये होगा मेटल, ये क्या होगा? ऑक्सीजन। यानी किसी भी मेटल ऑक्साइड का धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल से क्रिया करता है तो लवण और क्या बनता है? जल बनाता है। लवण और जल बनाता है। यानी धात्विक ऑक्साइड भी अगर अम्ल से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। लवण और, ये देखो CaCl2 का है मेरे पास लवण। यहाँ पे बेटा Na लिखो, Na वो ले लो, यहाँ पे 2 मोल Cl डाल दो, तब बनाइएगा बेटा क्या बनेगा? लवण और जल ही बनेगा। लवण और जल ही बनेगा। इस बात का रखिएगा। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट ये। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जिससे हमारे पास CaO हो गया और MgO हो गया। आप इसको लेके यूज किए तो लवण क्या बनेगा? ये भी क्या बनेगा? लवण और जल बनाएगा, जल बनाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ता हूँ। देखिएगा इसको देखिए ध्यान से, देखिएगा अधात्विक ऑक्साइड है। अधात्विक ऑक्साइड मतलब जो धातु से, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आर्गन हो गया, ये सब अधातु होते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड जब क्षार से के साथ अभिक्रिया करता है, अधात्विक ऑक्साइड जब क्षार से लवण और जल ही बनाता है, लवण और जल बनाता है। लवण और क्या होता है? जल बना। सेम प्रोसेस है। यानी देखो, अधात्विक ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम किसके साथ कैल्शियम डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराए, क्षार हमारे का, क्षार का मतलब यही ना होता है। क्षार कौन को होता है? आपको पता है क्षार क्या क्या होता है? NaOH होता है, KOH होता है, उसके बाद MgOH होता है, उसके बाद क्या होता है? CaOH होता है। ये सब का सब का होता है क्षार होता है। क्षार का प्रकृति का जो OH में इसका आयन देता है, आयन देता हो, वो सब के सब क्या बनेगा बेटा? लवण और जल। ये क्या बनेगा? हमारे कैल्शियम का कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट। ये क्या बेटा? ये क्या बेटा? बुझा हुआ चूना का, ये बुझा हुआ चूना होता है। और कैसा होता है बेटा? सफ़ेद। कैसा होता है? सफ़ेद। कैसा होता है? सफ़ेद और छेप होता है, सफ़ेद और छेप होता है, और छेप होता है। बनता कैसे? पता चला बनता कैसे बनता है बेटा? CaOH होल्ट वाइस पे जब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब डालते हैं ना, तो ये क्या होता है?
CaCO3 का होता बन जाता है। इस बात को याद रखिएगा, CO3 का होता बन जाता है। अब देखिएगा, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति हमेशा का होता अम्लीय होता है। कैसा अम्लीय होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति हमेशा का होता अम्लीय होता है। अब देखिए यहाँ पे हम इसे पे कुछ प्रोसेस दिया हुआ है, रिएक्शन तो ऐसे बहुत ज़्यादा, बस रिएक्शन उतना ही करना जो आप पेपर में कर लो। देखो यहाँ पे देखिए, अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल जब अभिक्रिया करता, अगर देखिए धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा अम्ल तो लवण बनाएगा, CO2 बनाएगा, H2 जो आपको पढ़ा कर आ चुके हैं। अगर ये धातु से क्रिया करता है तो लवण और क्या बनेगा? जल बनेगा, जो आप पढ़ चुके हो। अगर ये अम्ल अगर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है लवण और CO2 और H2 गैस बनाता है। अगर यही अम्ल अगर बेटा धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो का लवण और क्या होता है? जल। जो अभी आपको पीछे पढ़ा कराया था MgO, क्या था मेरे पास? MgO और क्या था? CaO था, है ना, याद रखिएगा। और अम्ल के क्रिया, अगर यही अम्ल बेटा अगर क्षार से क्रिया करता है तो लवण और H2 कहते हैं जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। सेम प्रोसेस नीचे भी आप याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये वाला क्षार की अभिक्रिया, क्षार की अभिक्रिया देखिए, अगर धातु से क्रिया करता है क्षार तो लवण और कहता है हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगर क्षार धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है तो कोई अभिक्रिया बेटा नहीं होता है। अगर क्षार अगर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है तो कोई अभिक्रिया नहीं होता। अगर क्षार अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और H2O बनाता है। अगर यही क्षार अगर धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो लवण और H2 गैस बनाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा और इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अम्ल और क्षार में समानताएं क्या होती है? देखिएगा, अम्ल होता है क्षार में समानताएं। देखिए, सभी जितने भी अम्ल होता है वो H- आयन देते हैं और जितने भी क्षार होते हैं वो H- आयन देते हैं, तो सबको पता है। यही बेटा का समानता, जब कोई अम्ल या क्षार जल में मिलाया जाता है, जब किसी अम्ल और क्षार को अम्ल में मिलाया, इसकी समानता क्या होती है? जब अम्ल या क्षार को अम्ल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाती है और जल के मिलने पर आयन की सांद्रता जैसे H3O+ या OH- आयन में प्राप्ति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। और H3O+ को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रोटोनियम। क्या बोलते हैं? प्रोटोनियम आयन बोलते हैं, प्रोटोनियम आयन कहते हैं, आयन कहते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्षारक तथा अम्ल की प्रबलता क्या होती है? देखिए, क्षारक तथा अम्ल की प्रबलता मतलब उसके बाद क्षमता है। किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन और OH- आयनों की संख्या पर डिपेंड करता है। अगर देखो मैं बता दूं, अगर देखो H+ आयन की संख्या ज़्यादा होगा, देखो अगर H+ का मतलब क्या होता है? अम्ल, क्या होता है? अम्ल होता है। अगर H+ आयन की संख्या ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ज़्यादा क्या क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर OH- आयन की संख्या ज़्यादा हो तो क्या होगा? ज़्यादा क्या होगा? क्षारीय। क्या होगा? ये क्षारीय होगा। तो देखो अम्ल तथा क्षार की प्रबलता बेटा H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता पर यानी उसके संख्या पर डिपेंड करता है। किसी भी अम्ल या क्षार की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। उस सार्वभौमिक सूचक जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, उसके अनेक सूचकों का मिश्रण होता है और उसी से हम लोग क्या करते हैं? इसको ज्ञात करते हैं। यानी सार्वभौमिक सूचक किसे कहते हैं? यानी क्या सार्वभौमिक सूचक जो होता है जो क्या अम्ल और क्षार की प्रकृति को बताता है, उसे सार्वभौमिक सूचक कहते हैं। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। यानी ये जो बेटा सूचक होता है, यानी हाइड्रोजन जो आयन होता है यानी H+ आयन होता है, इसकी बेटा रंग को क्या होता है? रंग को क्या बदलता है? रंग को क्या कहता है? बदलता है। और उसी बदलते हुए रंग से पता चलता है कि ये क्या है? अम्ल है कि क्षार है? क्या है? क्षार है। क्या यहाँ तक आपको बात पूरा का पूरा समझ में आई? कहीं आपको दिक्कत तो नहीं है? नहीं, यहाँ पे यूनिवर्सल किसे सार्वभौमिक सूचक क्या होता है पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अम्ल तथा आगे प्रबलता भी क्लियर हो गया। चलिए, ये फिर से मारेगा सर, ये वाला बहुत ज़्यादा। जलीय विलय में अम्ल और क्षार देखिएगा, जल की उपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करता है। ये गलत लिख रखा है, टाइपिंग गलत हो रखा है। उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? H+ आयन H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाई जाता है। यानी देखो H3O+ को क्या बोलता है? हाइड्रोनियम आयन। पुष्टा 12 पेपर हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या था? हाइड्रोनियम
हाइड्रोनियम आयन। ये जो बेटा H प्लस जहाँ पे उत्पन्न होता है बेटा वहीं पे क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन मिलता है। यहाँ पे जैसे मान के चलो हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे, तो मेरे दोस्त भाई बता दो आपको, ये मेरे पास H प्लस है, इसके साथ पानी डाल दो, H2O डाल दो, और H प्लस को जब पानी में डालें तो क्या बनेगा, H3O का होता है प्लस में, इसी को बेटा बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। और भी आपको बनाता है, आप एसिड लो, HCl पे भी क्या होता है, एसिड होता है, जितना एसिड है किसी एसिड में पानी डाल दो, एसिड पानी क्या बनेगा हमारे पास, H3O प्लस, आप प्लस Cl का होगा माइनस बन जाएगा। उसी तरह आप उसी तरह आप क्या लो बेटे, HCl के अलावा और KCl नहीं बता एक मिनट, HNO3 लो, और इसे का पानी का तो पानी डालो, पानी और डाल कर बेटा इसको बनाओ कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है ना। यानी प्लूटोनियम आयन जब आप बनाइएगा तो इसके साथ हमको इस अम्ल के साथ, यानी अम्ल के साथ हमको क्या डालना पड़ेगा, वाटर का पानी डालना पड़ेगा, पानी, तब जाए क्या बनेगा, प्लूटोनियम आयन बनेगा, ठीक है ना, प्लूटोनियम आयन बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिएगा जल की उपस्थिति में क्षारक, अब जल की उपस्थिति में ना H प्लस आयन को देख लिया, जिसे क्या बनेगा, प्लूटोनियम आयन बन गया। और जल की उपस्थिति में जब क्षारक जो होता है OH माइनस आयन उत्पन्न करता है, यानी क्या उपस्थिति में का OH माइनस आयन उत्पन्न करेगा, यानी NaOH में जब पानी डालेंगे, यानी NaOH में थोड़ा पतला कर दो का इसे, हाँ, अगर NaOH में अगर मैं काटा तो पानी H2O डालता हूँ, H2O जिसे मैं डालूंगा पानी, तो Na का होगा प्लस हो जाएगा, और प्लस में OH का होगा माइनस बन जाएगा। ये बनता है मेरे पास OH आयन जब उत्पन्न करता है, यानी कहो जल को उपस्थिति में हम H प्लस और OH माइनस आयन कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। MgOH में डाल दो, MgOH मेरे पास है, MgOH होल ट्वाइस में काटो, आप H2O डालो तो Mg+2 बन जाएगा, OH माइनस का होगा आयन बन जाएगा, आपको पता लगा लीजिएगा, ठीक है ना। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जितना भी क्षारक होता है जल में घुलनशील नहीं होता है, और जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील क्षारक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। यानी वैसा अम्ल, वैसा मतलब कि क्षारक जो जल में घुल जाए उसे क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। सभी क्षारक होते हैं, जितने भी क्षार है सबके सब क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जल के साथ उपस्थित अम्ल या क्षारक को मिलाते समय जब भी आप जल में आप अम्ल और क्षार को बेटा मिलाते हैं तो उस समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षार को ही जल में मिलाना चाहिए, हमेशा अम्ल और क्षार को जल में मिलाना चाहिए, और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह बेटा प्रतिक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होता है। अगर अम्ल और क्षार को एक साथ डालते हैं तो उसको हिलाते रहना चाहिए। अगर एक भी बूंद आपके बॉडी पर गिर गया तो बेटा बॉडी आपका होगा, जल जाएगा। एसिड इतना खतरनाक होता है कि क्षार इतना खतरनाक होता है, इसलिए इसको हिलाते रहना चाहिए, ठीक है ना। पानी में डालो, उसको हिलाते रहो, आराम से क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, फिर आपको बेटा कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। जैसे देखिए यहाँ पे ये मेरे पास का है जल के साथ, हम देखो ये मेरे पास जल है, मैंने इसमें अम्ल में काट डाला, अम्ल में काट जल डाला, यहाँ पे मैंने कहा था अम्ल में मैंने जल डाला, तो इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। लेकिन अगर हम जल में अम्ल डालेंगे तो इसमें प्रतिक्रिया का होगा, स्टार्ट हो जाएगा, प्रतिक्रिया का स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें रिएक्शन बेटा स्टार्ट होगा। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण असफलित हो जाता है। यानी सांद्र अम्ल में, अगर किसी भी अम्ल में हम जल को मिलाते हैं, अगर अम्ल में हम जल को मिलाते हैं, मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा, जो ऊष्मा निकलने के कारण मिश्रण असफलित हो जाता है, वो मिश्रण बेटा नहीं बन पाता है, वो मिश्रण खराब हो जाता है, होकर बाहर आ जाता है तथा आप उसे जल सकते हैं, आप इससे का जल जाइए। इसलिए बेटा सबसे पहले क्या कीजिएगा, जब भी आपको एसिड में जल मिलाना होगा ना, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जल को पानी में रखिएगा और एसिड को क्या कीजिएगा, मिलाइएगा, आपको पता चल जाएगा। नहीं तो अगर आप इस तरह कीजिएगा तो ये क्या होगा, पानी से बेटा ऊपर जब फेंकेगा तो आपके बॉडी के ऊपर जब जाएगा तो आपका बॉडी का हो जाएगा, जल जाएगा। इसीलिए सबसे पहले अम्ल में पानी में बेटा अम्ल मिलाना है, यानी पानी में आपको अम्ल डालना है, तब आपको पता चले कितना प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना। समझ में बात आ गई मेरे दोस्त, आगे चलता हूँ। जल को अम्ल डालने से क्या होता है, जल को जब अम्ल डालने से क्या होता है, देखो जैसे जल को जब अम्ल डालते हैं तो मिश्रित असफलित होकर बाहर आ जाता है, यानी ताप के कारण कांच का होता पात्र टूट जाता है, क्या होता है बेटा, टूट जाता है। यानी कहने का मतलब है कि देखो जब आप जल में अम्ल को डालते हैं तो वो का मिश्रण असफल होता है और वो कांच का टूट जाता है। अब देखो पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल अब बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीएच स्केल क्या होता है।
किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, याद रखिएगा, किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल विकसित किया, ये सब पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी है जिसको पुषांश कहते हैं, पोटांज बोलते हैं, क्या पुषांश बोलते हैं। जो एक जर्मन शब्द होता है इसको क्या बोलते हैं, पुषांश बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है, शक्ति। पीएच में पी का मतलब होता है पुषांश होता है, जिसका जर्मन शब्द और इसका बेटा अर्थ क्या होता है, शक्ति होता है। अगर देखिए ध्यान से, अगर पीएच मान 7 के बराबर हो तो इसका विलयन का उदासीन होता है, इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा। अगर पीएच मान 7 से छोटा होता, क्या होगा, अम्लीय। क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर पीएच मान 7 से छोटी से मानकर 7 हो गया, 6 होगा, 5 हो गया, 4 होगा, 3, ये सबका सब क्या होगा, अम्लीय। क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। और यही पीएच मान अगर 7 से बड़ा होगा तो ये क्या होता है, क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय होता है। अम्लीय क्षारीय, बेटा समझ में आ गया। उदासीन कब होता है, जब 7 के बराबर होगा। बेटा अम्लीय कब होगा, 7 से क्या होगा बेटा, छोटा होगा। अगर देखिएगा यहाँ पे। और बेटा क्षारीय कब होता है, क्षारीय जब 7 से क्या होगा, बड़ा होगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12 वो सब का सब क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। पूरा क्लियर दिख रहा है बेटा, है कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, पीएच मान बेटा का है बड़ा, 7 से अगर बड़ा होता, 7, 8 तो क्या होता, क्षारीय होता। क्या होता, क्षारीय होता। 7 के बराबर उदासीन, 7 से छोटा क्या होगा, अम्लीय, 7 से बड़ा क्षारीय। यह स्केल 0 से 14 तक पीएच मान ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। 0 से 14 तक आपके पास मतलब मेजरमेंट है तो बहुत है। ये 0, 1, यहाँ पे क्या होगा, 0, 14, यहाँ पे मान के चलो मेरे पास कितना 7 होगा। यहाँ पे क्या उदासीन होता, उदासीन। तो यहाँ पे क्या होगा, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इधर जाएंगे तो कितना होगा, 6, 5, 4, 3, 2 और यहाँ पे 1। ये इसका होता है। यहाँ पे क्या होगा, 0। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, इधर जितना आएगा वो सब के सब क्या होगा, अम्लीय। क्या होगा, अम्लीय होगा। और इधर कितना होगा, सबका सब क्या होगा, क्षारीय। क्या होगा, क्षारीय। और बीच में यहाँ के पीएच मान कितना होगा, पीएच मान 7 से क्या होगा, बड़ा होगा। और यहाँ पे पीएच मान के 7 से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे पीएच मान मेरे पास कितना होगा, 7 होगा। ये बताता है ग्राफ ये। क्लियर। देखिएगा प्रबल अम्ल, देखो प्रबल अम्ल का मतलब होता है, इधर क्या होता है, इधर का तो अम्ल की मात्रा बहुत कम है और यहाँ पे बेटा अम्ल की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है। सॉरी, इधर अम्ल की मात्रा कम है, इधर अम्ल की मात्रा, यहाँ अम्ल क्या है बेटा, ज़्यादा है। अम्ल क्या है बेटा, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे अम्ल क्या है बेटा, कम है। क्या, ये कम है। यहाँ पे अम्ल क्या है, कम है। इसलिए इसको बेटा क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, कमजोर। क्या बोलते हैं, दुर्बल। क्या बोलते हैं, दुर्बल बोलते हैं, यानी कमजोर बोलते हैं। क्या होता है, कमजोर। वीक क्या होता है, वीक बोलते हैं, वीक। ये देखिएगा HCl H2SO4 और H2 क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। इसमें क्या होते हैं, H प्लस आयन की, इसमें H प्लस आयन की सांद्रता, सांद्रता देखो ध्यान से। अगर हम इधर आएंगे तो बढ़ेगी, इधर आएंगे तो बढ़ेगी, जब इधर जाएंगे तो क्या बेटा, घटेगी। क्या घटेगी। इसके अनुसार हम अगर इधर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगी, और इधर जाएंगे तो क्या होगा बेटा, बढ़ेगी। उसी तरह सेम आप यहाँ पे देखिएगा क्षार के बारे में। यहाँ पे बेटा क्षार क्या ज़्यादा है, यहाँ पे क्षार क्या ज़्यादा है, यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग क्षार है, स्ट्रॉन्ग क्षार। यहाँ पे क्या है बेटा, वीक क्षार। क्या है, वीक क्षार, कमजोर क्षार है, कमजोर क्षार। इसको क्या, दुर्बल। क्या होता है, दुर्बल क्षार। इधर आते देखो OH माइनस आयन, OH माइनस का आयन, इधर आएंगे तो क्या होगा, H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी, इधर क्या होगी, बढ़ेगी। और ये OH माइनस आयन की सांद्रता, इधर का होगी, बढ़ेगी, और इधर का होगी बेटा, घटेगी। तो सबसे कमजोर क्षार का नाम क्या है, NH4OH। NH4 सबसे कमजोर क्षार होता है, सबसे कमजोर। और सबसे स्ट्रॉन्ग क्षार बेटा NaOH, KOH और CaOH होल्ड ट्वाइस। ये क्या होता है, सबसे बेटा क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग क्षार होता है। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, पीएच मान 7, इसका मतलब उदासीन है। क्या बेटा, उदासीन है, बता दिए थे। इधर पीएच मान मतलब बढ़ती, क्षार की प्रकृति बढ़, क्योंकि 7 के बाद 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ये 11 होगा, ये 12 होगा, ये 13 होगा, ये कहाँ 14 तक, कहाँ 14 तक होगा। इधर क्या होगा, घटेगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। इधर बढ़ती हुई, और इधर अम्ल की प्रकृति बढ़ती है, इधर क्षार की प्रकृति बढ़ती है। बीच में क्या होता है, उदासीन होता है। इधर H प्लस आयन की सांद्रता बेटा बढ़ती है, इधर H प्लस आयन बढ़ेगा, इधर क्या बढ़ेगा, H प्लस आयन बढ़ेगा। और इधर OH माइनस आयन, इधर OH माइनस आयन बढ़ेगा। ये नीचे लिखा है बेटा, इधर H प्लस आयन की सांद्रता इधर बढ़ेगा, OH माइनस आयन बढ़ेगा, इधर H प्लस आयन बेटा बढ़ेगा। लेकिन इधर जब जाओगे तो आपका H प्लस आयन
घटेगा, आयन घटेगा, और इधर H प्लस आयन बढ़ेगा, इधर H प्लस आयन क्या होगा, बढ़ेगा। इधर OH माइनस आयन क्या होगा बेटा, घटेगा, होगा बेटा, घटेगा, होगा घटेगा। उल्टा देखिएगा, प्रोसेस समझिएगा, इस चीज़ को समझ में आपको आ जाएगा। अगर दिमाग तेज होगा तो समझिएगा, ठीक है। आगे देखिए, हमारे दैनिक जीवन में देख इसका क्या महत्व, क्या इसको देखिएगा ध्यान से, बहुत बढ़िया है। हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व क्या क्या देखिएगा। पीएच मान का उपयोग कहाँ करते बेटा, देखो ध्यान से, बहुत मजा आएगा आपको, इस चीज़ को पढ़िएगा। देखो, पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। पीएच के प्रति हमारे शरीर में जो पीएच, शरीर में 7 से 7.8 पीएच प्रास रेंज होता है, रेंज के बीच कार्य करता है हमारे बॉडी के अंदर। वर्षा के जल का पीएच मान 5 से 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। और उससे बीमारी बेटा क्या होता है, कभी देखना, कभी कभी क्या होता है कि जब बरसात होता है तो क्या होता है कि मतलब कि अनेकों प्रकार का सर्दी जुकाम में स्टार्ट हो जाता है, उसी को बेटा बोलते हैं अम्लीय वर्षा। क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। अब आते हैं मिट्टी का पीएच। मिट्टी का पीएच, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच प्रास की आवश्यकता होती है। बेटा अगर बताओ, मिट्टी को हम उलाटते हैं, फुलाटते हैं, जोते, उसमें खाद क्यों डालते हैं, मिट्टी का पीएच मान ठीक करने के लिए, मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए, मिट्टी के क्षारकता को कम करने के लिए, ताकि उस पर उपज क्या अच्छी हो। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच मान कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय क्षारीय पदार्थ को डालता है, खाद को डालता है, ताकि वहाँ पे फसल क्या हो, अच्छी हो, क्या हो, अच्छी हो। आगे देखिए मेरे दोस्त, अब आइए हमारे पाचन तंत्र का पीएच मतलब याद होगा। किसान के खेती में क्या, खेती क्यों नहीं होता है, पूछेगा पे तो बता दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान, हमारा उदर यानी स्टोमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारे पेट के अंदर एक एसिड होता है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसका नाम है HCl उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होने लगता है। उसके बाद जब ये ज़्यादा अम्लीय निकलता है तो हमारे पेट में दर्द होता है। इस दर्द से मुक्ति होने के लिए एंटी एसिड और जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। अम्ल की जो मात्रा अधिक होता है उसका उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, MgOH का गोली जाते डॉक्टर देता है MgH का गोली, और वही गोली जब खाते तो हमारे पेट को दर्द को ठीक नहीं करता है, उसको न्यूट्रल करता है। अम्लीयता ज़्यादा हो जाता है तो उसको ठीक करता, न्यूट्रल करता है। कौन, MgOH का OH2 का गोली डॉक्टर देता है, जो हम लोग खाते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, देखो मुंह का पीएच मान 5.5 होता है। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, दांतों में क्या होता है, क्षय लग जाता है जब इसका पीएच मान 5 कम होता है। इसलिए ब्रश करके खाया करो, सफाई से खाया करो, नहीं तो कीटाणु हो जाएगा मुंह में तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इससे बीमारी, दांत में होने वाली बीमारी का नाम क्या है, पैरिया। क्या है, पैरिया। पैरिया की बीमारी हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत होगा बेटा। मुंह और चेहरा से आपकी शक्ल की पहचान से आपको नवाजा जाता है। अगर चेहरा, मुंह और आपका आँख नाक ठीक नहीं होगा तो फिर आपका मतलब आपको लोग देखेगा तो फिर आपको पसंद नहीं करेगा। इसीलिए अपने चेहरे को सुंदर बनाए रखो और साफ बनाए रखो, ठीक है ना। इसलिए सुबह शाम का तो नहीं, लेकिन सुबह ब्रश जरूर किया करें, इसी में आपकी भलाई है। ब्रश नहीं कीजिएगा तब बहुत दिक्कत हो जाएगा। दांत में आप जब खाना खाते हो तो सुबह के टाइम में जब बिना मुँह धोए लोग चाय पीने से बहुत दिक्कत होता है। रात में हमारे मुंह में बैक्टीरिया बन जाते हैं, उसी को बच्चे क्या करते हैं, चाय के साथ खा जाते हैं, बहुत दिक्कत होता है, वही बीमारी का घर बन जाता है। इसीलिए थोड़ा सा सावधानी बरतिए। दांतों का इनेमल दंतत्व बल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। दांतों बेटा किससे बना होता है बेटा, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, दांत होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। और जब अगर 5.5 तो संक्षारित होता है बेटा, इसमें क्या हो जाता है, पीले कुछ लग जाते हैं और क्या दिक्कत हो जाता है, संक्षारित हो जाता है। क्षारकीय दांत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिकता मात्रा को उदासीन किया जाता है। इसीलिए बेटा हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, क्लोजअप यूज करते हैं, कोलगेट यूज करते हैं, को बहुत सारे ऐसे चीज़ को यूज करके दांत को धोते हैं, ताकि उसके बेटा अम्लीयता को उसके पीएच मान को मेंटेन करने के लिए। पशुओं में देखिएगा,
पशुओं में पौधे द्वारा उत्पन्न रासायनिक आत्मरक्षण क्या होता है? मधुमक्खी का डंक एक अम्लीय छोड़ता है। आपको देखिए जब मधुमक्खी मारता है तो आपको क्या बेचैनी हो जाता है। आप देखिएगा जैसे मधुमक्खी आपको मारेगा आपको परेशानी इतना बड़ी, उसका जलन होने लगता है। क्यों जलन हो लगता है? क्योंकि वो अम्ल बेटा का हो तो उसमें छोड़ देता है, वो अम्ल से बेटा जलन होने लगता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम से मिलता है। अगर बेटा ये जो बेटा डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा डाल देना, जैसे अगर आपको बेटा डंक मारता है तो उसमें बेकिंग सोडा डाल दो, तुरंत तुम्हारा क्या होगा, अम्ल खत्म कर देगा और तुम्हारा दर्द भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नेटल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल, यानी जिसके अंदर क्या होता है, मधुमक्खी के अंदर क्या होता है, नेटल होता है, तो नेटल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं। यानी बॉडी के अंदर क्या छोड़ जाते हैं बेटा, मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं। और एक और बात याद देखिए, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है बेटा, मेथनोइक अम्ल होता है। जो मुझे बात जब इसमें मारता है ना तो बहुत ज्यादा जलन होता है। कौन सा अम्ल होता है मधुमक्खी के डंक में? मेथनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण जलन और दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डांक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाए। डांक का पौधा पत्ती हो तो बेटा आपको मिलेगा बेटा, किसी पहाड़ पर जाकर ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो गांव में तो टेम्पोरी कहानी बहुत चलता है, उसी से काम चल दीजिएगा। देखो लौड़ों का पीएच मान देखिएगा, अगर देखो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार तो कहा बेटा उदासीन लौड़ होता है, इसका पीएच मान बेटा का होता है बराबर होता है इससे हमारा NaCl, क्या बेटा NaCl। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जब होता है तो का अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 7 से का होता है कम होता है, जिसका पीएच मान का होता है 7 से कम होता है। अब प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल ये क्या होता है, क्षारीय होता है, जो पीएच मान 7 से का होता है ज़्यादा होता है, जैसे हमारे पास का CH3COONA, ये का NH4 का होता है सील होता है। इसको बेटा यह क्षारीय लवण होता है, जो पीएच मान 7 से का होता है ज़्यादा होता है। आगे चलता है बेटा, अब आइए इधर ये स्टार्ट करते हैं बेटा बहुत बढ़िया कहानी, जिसका नाम है बेटा ये बस हमारे ये बस रसायनों का नाम। और भी अभी जो रसायन का बेटा नाम है, इसको मेरे प्यारे दोस्त आप लोग इसको रट जाइएगा, छोड़िएगा मत मेरे दोस्त, इसको छोड़िएगा मत। छोड़ने के बाद बहुत गजन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गजन हो जाएगा, इसको छोड़ना नहीं, एकदम रट जाना आपको, एकदम बढ़िया से रट जाना। देखिएगा साधारण नमक का रासायनिक नाम का, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH होता है, NaOH ये भी क्या है, नमक है बेटा। व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl होता है, CaOCl2, यानी इसको बेटा बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, पाउडर। बेकिंग सोडा एक होता है, बेकिंग सोडा होता है, इसी को बेटा बोलते हैं खाने वाला सोडा। क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। इसका नाम एक और सोडियम बाइक का बोलते हैं, सोडियम बाइक का बोलते हैं, सोडियम बाइक का होता है, बाइक कार्बोनेट का होता है, कार्बोनेट बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं। ये है धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, धोने का सोडा, धोने का सोडा, धोने का सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, धोने का सोडा। चलिए बेटा स्टार्ट करते, सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टार्ट कर, एक एक करके पढ़ेंगे, ज़्यादा देर नहीं चाहिए, कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा पूरा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब पहला हम पढ़ेंगे बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका सूत्र होता है। सोडियम क्लोराइड के साथ, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब से बेटा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यानी कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, मैं बता दूं आपको, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा यहाँ थोड़ा छोटा करते इसको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ दिख रहा है ना। चलिए इसने बोला कि देखो सोडियम क्लोराइड में क्या, मेरे सोडियम में क्या होगा मेरे पास NaCl। सोडियम क्लोराइड में जब हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करेंगे, जलीय विलयन, यानी का सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी NaH2O डाल देंगे इसमें, जलीय का H2O जब डालेंगे तो ये क्या होता है, ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्या बनाता है, ये NaOH क्या होता है, ये NaOH बनाता है, ये NaOH बनाता है। यानी कहने का मतलब है, यानी 2 मोल सोडियम में अगर H2 हम डालते हैं 2 मोल तो NaOH बनता है, और क्लोरीन गैस बनता है, और हाइड्रोजन गैस बनता है, दो गैस बनता है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसी को बेटा क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार। क्या बोलते हैं इसको, क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्षार प्रक्रिया कहते हैं। हम क्या कहते हैं, जल की स्वच्छता तरनताल PVC रेगाड़ू नामक नाशक CFS कीटनाशक का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा एक सिस्टम बनाएंगे जिसमें क्या लेंगे, देखो
एक बैटरी रखेंगे, इसमें एक मेरे पास का एक कैथोड होगा, एक मेरे पास का एनोड होगा। इसमें क्या डालेंगे NaOH का, NaOH का सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन बेटा NaOH के। इसमें डालेंगे NaOH, डालने के बाद क्या होगा, जैसे इसमें करंट बेटा प्रवाहित करें करंट, तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है माइनस होता है, एनोड पे क्या होता है प्लस होता है, क्या होता है प्लस होता है। तो जैसे हम इसमें Na का होता है प्लस में टूटेगा और OH किस में टूटेगा, माइनस में टूट जाएगा। और इसके बाद टूटने के बाद इसके बाद क्या होता है मेरे पास, जब इसको क्रिया कराते हैं तो इस दो गैस मिलता है, वो Cl2 गैस मिलता है, इस पे माइनस होता है और H2 गैस पे क्या होता है प्लस होता है। तो प्लस वाला किसके तरफ से निकलेगा बेटा, माइनस वाला की तरफ से। तो माइनस वाला मेरे पास क्या है, मेरे पास कैथोड है, तो कैथोड की तरफ से हमारा H2 गैस निकल जाएगा, H2 गैस निकल जाएगा। और एनोड की तरफ से क्या निकलेगा, Cl2 गैस। कौन सा गैस है, Cl2 गैस, किसके तरफ से H2 गैस निकलेगा। यानी कैथोड से क्या निकलेगा, H2 गैस, और एनोड से क्या निकलेगा, Cl2 गैस निकलेगा। कहाँ Cl2 गैस निकलेगा। और इसी तरह इसका प्रक्रिया होता है, याद रखिएगा। आप एक बिकर लीजिएगा, बिकर से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक सब्सक्राइब बेटा जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, एनोड पर क्या निकलता, Cl2 गैस निकलता, और कैथोड पर H2 गैस निकलता है। कैथोड के पास NaOH होता है, NaOH क्या होता है, विलीन होता है, और H2 गैस जब निकलता है तो उसका हम उपयोग कहाँ करते हैं बेटा, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारा गैस निकलता है H2, उसका उपयोग करते हैं हम लोग ईंधन में। Cl2 का उपयोग जल की स्वच्छता बनाने में, Cl2 गैस का जल में डालते हैं। पीवीसी का पूरा नाम होता है पोली विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड का था क्लोराइड, इसके बेटा इसमें उपयोग करते हैं टायर बनाने में। CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन का। CFC का बेटा, CFC में Cl2 गैस को उपयोग करते हैं, PVC में करते हैं। और जल को साफ करने में Cl2 गैस को उपयोग करते हैं। HCl जो बचा, HCl इस्पात की सफाई यानी लोहा की सफाई करने में HCl का उपयोग करते हैं। और दवाई बेटा बनाने में HCl का उपयोग करते हैं। NaOH का उपयोग धातुओं को ग्रीज हटाने के लिए, साबुन कागज बनाने के लिए किसका, NaOH का उपयोग करते हैं, किसके, साबुन और कागज बनाने के लिए। और Cl2 और NaOH का उपयोग व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, वस्त्र के यानी बस का साफ करने के लिए, घरेलू वस्तु को साफ करने के लिए बेटा Cl2 और NaOH का प्रयोग करते हैं। इस चीज को याद रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ते देखिएगा ध्यान से। ये अब आते दूसरा बेटा हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मेरे पास बचा है क्या बेटा, व्यंजक चूर्ण। क्या बचा है, व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का उपयोग देखो कैसे, व्यंजक चूर्ण का उपयोग मेरे दोस्त बड़ी बढ़िया ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, आराम से सब कुछ सीख जाइएगा। देखिए व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण बेटा सबसे इंपॉर्टेंट अभी आप पढ़ रहे हो बेटा, ये जो बोर्ड के लिए सबसे बड़े व्यंजक चूर्ण। देखिएगा व्यंजक का सूत्र क्या होता है, CaOH, इसको रट जाइएगा बिल्कुल, CaO2 का। इसको शुष्क बुझे हुए चूना भी कहते हैं बेटा। CaOH के साथ देखो, CaOH के साथ जैसे हम Cl2 बेटा डालेंगे, Cl2 डालेंगे तो हमारा CaO Cl2 बनता है, इसमें से पानी का होता बाहर हो जाता है, इसी को बेटा बोलते हैं व्यंजक चूर्ण। इसका उपयोग वस्त्र उद्योगों में, सूती कपड़ों में, लिनन व्यंजक सफाई करने में किया जाता है। इसका उपयोग कागज के फैक्ट्रियों में लकड़ियों को मज्जा करने, व्यंजित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। रासायनिक उद्योगों में उपचाय के रूप में इसको उपयोग करते हैं। पीने वाले जल के रूप में, जीवाणुओं को मारने के लिए बेटा, रोगाणुओं को मारने के लिए बेटा हम किसको उपयोग करते हैं बेटा, व्यंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे देखिएगा यहाँ पे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कहाँ सुने, बेकिंग सोडा देखिएगा। बेकिंग सोडा को बेटा क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा ही बोलते हैं इसे। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3। इसका फॉर्मूला क्या, NaHCO3 याद कीजिएगा। जब आपको लेना NaC लेना, उसमें थोड़ा पानी डालना, फिर CO2, फिर NaC डालना है, ये बनेगा तुम्हारे पास अमोनिया क्लोराइड बनेगा। और बेकिंग सोडा का होगा अलग, अमोनिया क्लोराइड और क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। और बेकिंग सोडा का बनेगा, क्लोराइड, और क्या बनेगा, बेकिंग सोडा बनेगा। यह एक दुर्बल असंरक्षण क्षारक है। ये दुर्बल और क्या बेटा, असंरक्षण क्षारक है बेटा। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। इसमें इसी को NaCO3 को अगर हम गर्म करेंगे तो सोडियम का बनेगा, सोडियम कार्बोनेट का बनेगा, ये सोडियम कार्बोनेट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। और CO2 गैस का होगा बेटा बाहर का, बेटा बाहर हो जाएगा ये। इसका उपयोग बेटा कहाँ करते, देखिएगा ध्यान से। इसका उपयोग कहाँ करते, इसका उपयोग हम करते हैं मेरे दोस्त बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग सोडा और टार्टिक अम्ल बनाने में करते हैं। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 गैस, जो CO2 गैस निकलता है, इसके कारण पाव रोटी, केक, खमीर सब क्या होता है, फूल जाते हैं। क्या होता है, फूल जाता है। पकौड़ी, समोसा सब क्या होता है, फूल जाते हैं। तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है, मुलायम, स्पंजी और फूल जाता है। यह एंटी एसिड का एक घटक होता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल, अग्निशामन में भी किया जाता है बेटा। इसका उपयोग किसका बेटा, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है।
आगे देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपके पास आ रहा है, जिसका नाम है धोने वाला सोडा। मेरे दोस्त, धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा, इसका होता है Na2CO3 इंटू 10H2O को क्या बोलते हैं? धोने वाला सोडा बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने वाले सोडा का प्राप्त होता है। यह एक क्षारीय लवण होता है। Na2CO3 10H2O को जब क्या करोगे, जब गर्म करें तो क्या Na2CO3 इंटू क्या होगा, 10H2O बन जाएगा, हमारे पास यही बनेगा पूरा का पूरा। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं बेटा? इसका उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे बेटा? कांच में, साबुन, कागज उद्योगों में। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पाद में करते हैं। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए करते हैं। और इसकी जल के स्थायी कठोरता को हटाने के लिए बेटा इसका उपयोग करते हैं। जहाँ पर जल का होता है खराब हो जाता है, उसमें इसका बेटा क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं। क्या करते हैं? छिड़काव कर देते हैं। लास्ट बेटा बच्चा जो सबसे इंपॉर्टेंट, इसका नाम है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस। दो बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू 1/2H2 का होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 केल्विन पर बेटा जब गर्म करने पर यह जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट POP बनाता है। क्या POP? जो घर में पेंट करने के लिए POP यूज करते हैं ना, मूर्ति वूर्ति बनाने में इसको उपयोग है। यह एक सफ़ेद चूर्ण जल को मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस रूप में ग्रहण करता है। जैसे CaSO4 1/2H2 को जब हम, ये क्या है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास है, इसको बेटा बोलते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको बेटा बोलते हैं POP, लिख दे POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। इसी POP को बेटा जब हम आधा पानी 1/2H2 पानी डालेंगे तो क्या बोलते हैं? जिप्सम का CaSO4 इंटू 1/2H2O, इसको बेटा बोलते हैं जिप्सम बोलते हैं। इसका उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर की टूटी हड्डियों हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए, यानी टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। इसका उपयोग खिलौना बनाने के लिए, सजावट के सामान बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए, इस वस्तु को चिकना बनाने के लिए, जल का क्रिस्टल जल और टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए, खिलौना बनाने के लिए बेटा जिप्सम का प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। अब देखो क्रिस्टल जल क्या होता है? क्रिस्टल जल लवण का सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। यानी जैसे कि CaSO4 इंटू 5H2 है तो 5 मोल का H2, यह क्रिस्टल जल में 5 अणु बेटा है। यह Na2CO3 है इंटू 10H2, ये भी क्या है? क्रिस्टल जल है। CaSO4 इंटू ये भी क्या है? क्रिस्टल। तो क्रिस्टल जल मेरे पास कितना मिल गया? 3। CaSO4 इंटू 5H2O इंपॉर्टेंट, Na2CO3 10H2O और CaSO4 इंटू 2H2O, ये सब का सब का है क्रिस्टलीय जल है। क्या बेटा? ये क्रिस्टलीय जल है, क्रिस्टलीय जल। अब यहाँ पे आपका चैप्टर हुआ समाप्त। चैप्टर 2 का अगर आपको पूरा का पूरा वो लेक्चर देखना है तो मेरे दोस्त आप मेरे चैनल पर जाइएगा, जिससे लिखा एजुकेशन पर दिल्ली, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपका पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बस लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।